कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से हुई जहां कुछ बेहद खतरनाक अपराधियों को उनके मुल्क वापस ले जाया जा रहा होता है। जब ये अपराधी सिक्योरिटी के साथ टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी आसपास मौजूद लोगों में से एक शख्स अचानक उनकी तरफ दौड़ पड़ा। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उससे पहले ही वह अपने पास छुपाए गए बम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही धमाका हुआ वहां आसपास कई लोग जख्मी हो गए लेकिन खुशकिस्मती से सब अपराधी उस धमाके में बच जाते हैं। कुछ साल बाद जेल अथॉरिटी उन्हीं अपराधियों को दोबारा वापस ले जाने का प्लान बनाती है। इस बार हवाई सफर की बजाय उन्हें एक हाई सिक्योरिटी कार्गो शिप के जरिए भेजने का फैसला किया जाता है। उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्सेस तैनात की जाती है और इन सब अपराधियों को जहां से लाया जा रहा था वह पूरा का पूरा पोर्ट एरिया सील कर दिया गया। इन अपराधियों की हर हरकत पर ड्रोन के जरिए छुप कर नजर रखी जा रही होती है क्योंकि पुलिस जानती थी कि जरा सी लापरवाही भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जांच के दौरान ऑफिसर ली एक कैदी जिसके शरीर पर टैटू भरे थे उसे बेरहमी से मार रहा था। दरअसल दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए जब भी यह कैदी उसके सामने आता है वह उसे बेरहमी से पीट डालता है। यह कैदी पार्क नाम का एक खतरनाक अपराधी होता है जो कई संगीन जुर्मों में शामिल रह चुका था और अब यह अपनी सजा का इंतजार कर रहा होता है। इसी के साथ एक और कैदी भी वहां मौजूद होता है जो देखने में बेहद शांत और सीधा साधा लग रहा था, लेकिन किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह सीधा साधा कैदी सबकी जान का दुश्मन बनने वाला है। इसी बीच एक डॉक्टर अपनी नर्स के साथ वहां पहुंचता है जो सभी कैदियों के साथ कोरिया जाने वाला था। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ली होता है जो इस मिशन का हेड था। वह कंट्रोल रूम में मौजूद सभी वर्कर्स को बाहर भिजवा देता है और पूरे कंट्रोल रूम को खुद अपने कब्जे में ले लेता है। थोड़ी देर बाद सभी कैदियों को शिप के अंदर कैद कर दिया गया। ऑफिसर टिम ने आते ही सबसे कहा कि अब सभी लोग समुद्र के बीचों बीच आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए भागने का सोचना भी मत क्योंकि पकड़े जाने पर उस कैदी को सीधा कुत्ते की मौत सुला दिया जाएगा। दूसरी तरफ वार्ड में उसी डॉक्टर ने चुपचाप कुछ इंजेक्शन अपने बैग में छुपा दिए बिना किसी को बताए। वह धीरे धीरे शिप के निचले हिस्से यानी शिप की बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा ही आगे जाने पर उसे कुछ पुलिस वाले देख लेते हैं लेकिन उन पुलिस वालों को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। थोड़ा आगे आने पर उसने अपने बैग से टैबलेट निकाला जिस पर इस शिप का मैप था। उस मैप को फॉलो करते करते वह शिप के उस छिपे हुए सेक्शन तक पहुंच जाता है जिसके बारे में शिप के अंदर काम करते कई लोगों को भनक तक नहीं थी। जैसे ही वह डॉक्टर उस सेक्शन तक पहुंचा वहां कुछ हथियारबंद लोग एक रहस्यमयी शरीर की निगरानी कर रहे होते हैं जिसकी दोनों आंखें दर्दनाक तरीके से बंद की हुई थीं और सांस चलती रहे इसलिए उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। उसे देखकर साफ लगता है कि उसे किसी खास वजह से इस हालत में जिंदा रखा गया है। जब डॉक्टर ने उसे करीब से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसके मुंह के अंदर जिंदा कीड़ों का ढेर लगा हुआ था। वहां मौजूद एक आदमी ने उससे कहा, जो काम करने आए हो वो करो और जल्दी यहाँ से जाओ। डॉक्टर बिना कुछ कहे उस आदमी के शरीर में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। उधर शिप के दूसरे हिस्से में सभी कैदियों को खाना दिया जा रहा होता है। जैसे ही सब कैदियों को खाने के डिब्बे मिले सब उन पर अंधों की तरह टूट पड़े लेकिन पार्क चुपचाप बिल्कुल शांत बैठा रहता है जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। दरअसल उसने अपने मुंह के अंदर एक लोहे का टुकड़ा छुपाया हुआ था। जैसे ही वह गार्ड वहां से गया मौका देखते ही उसने वह टुकड़ा अपने मुंह से बाहर निकाल लिया जो बिल्कुल एक चाबी जैसा था। उसने धीरे धीरे अपनी हथकड़ियों को खोलना शुरू कर दिया। बिना किसी को शक हुए उसने अपनी हथकड़ी खोल दी। पास ही बैठा एक कैदी जिसने उसे अपनी हथकड़ी खोलते हुए देख लिया था वह कैदी गार्ड्स को बताता इससे पहले ही पार्क ने वह चाबी उसे दे दी। इसी दौरान शिप पर काम करने वाले कुछ लोग भी नजर आते हैं जिन्हें किचन के काम के लिए रखा गया था लेकिन असल में उनका इरादा कुछ और ही होता है। उनमें से एक आदमी चुपके से कई कैदियों वाले सेल का ताला तोड़ देता है और फिर अपने साथियों के साथ शिप के उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां पुलिस ने अपने सारे हथियार रखे हुए थे। वहां पहुंचकर वे जितने हथियार उठा सकते थे उठा लेते हैं और बिना शोर किए वहां से निकलने लगते हैं। थोड़ी ही दूर आने पर उनके एक साथी का बैग गलती से एक लोहे के साथ टकरा जाता है। बैग के टकराते ही जोरदार आवाज गूंज उठी। उस आवाज की वजह से कुछ गार्ड्स को तुरंत उन पर शक हो जाता है और वे सब उनकी तरफ घूरने लगते हैं लेकिन इससे पहले कि वो पकड़े जाते उनका लीडर गार्ड्स के सामने बहाना बनाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि किसी को उनकी असली योजना का पता न चल सके। इसी बीच एक गार्ड की नजर उन लोगों के पास मौजूद एक गन पर पड़ जाती है। यह देखते ही उन्हें समझ आ गया कि अब वे पकड़े जाएंगे लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ही उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। उन्होंने एक के बाद एक वहां सब पुलिस गार्ड्स को रास्ते से हटा दिया। फिर उन्होंने मारे हुए गार्ड्स की डेड बॉडीज शिप के अंदर मौजूद एक फ्रीजर में फेंक दी ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। कुछ ही देर में वे शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच गए। वहां आते ही उन्होंने खड़े सब कंट्रोलर्स को ढेर कर दिया। उन्होंने ट्रांसमिशन की सारी तारें भी तबाह कर दी ताकि कोई भी बाहर से शिप पर संपर्क न कर सके। इतना ही नहीं, शिप की लोकेशन ट्रैकर को उड़ाने के लिए उन्होंने मेन वायर ही काट डाली जिससे कोरिया में बैठे कंट्रोलर्स को उनकी शिप की लोकेशन दिखना बंद हो गई और अधिकारियों के लिए उनका पता लगाना मुश्किल हो गया। उधर सिक्योरिटी को जैसे ही शिप की लोकेशन दिखना बंद हुई ऑफिसर ने तुरंत सैटेलाइट के सारे सिग्नल दोबारा से रीसेट करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ जेल
के अंदर पार्क के साथ वाला कैदी अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी हथकड़ी वहाँ एक लोहे से टकरा गई। उसकी आवाज सुनते ही एक गार्ड उनके पास आ गया। उसने आते ही उसकी हथकड़ी खुली हुई देख ली, लेकिन इससे पहले कि वह किसी और को वहाँ बुलाता, अचानक पीछे से पार्क ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर ही पार्क ने बेरहमी से वहीं उसका काम तमाम कर दिया। वहीं शिप की बेसमेंट पर भी पार्क के सब साथी शिप पर मौजूद सब गार्ड्स को मौत के घाट उतारते गए। उधर शिप के अंदर ऑफिसर काइल को महसूस हुआ कि उसके वॉकी टॉकी पर कोई भी सिग्नल न आ रहा था और न ही जा रहा था। वह बार बार अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन हर तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, तब वह चेक करने के लिए ऊपर शिप के छत की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह छत पर पहुंची, उसके सामने वही डॉक्टर बेसमेंट से वापस आ रहा था। काइल ने उससे पूछा कि वह नीचे क्यों गया था। अब डॉक्टर के पास कोई जवाब न होने की वजह से वह बुरी तरह फंस चुका था। इससे पहले कि वह उस पर गोली चलाती, तभी मौके पर ऑफिसर ली वहाँ आ गया। उसने कहा कि डॉक्टर को मैंने ही यहाँ बुलाया था, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसी दौरान एक गार्ड ने देखा कि एक आदमी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए सैटेलाइट टावर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। उसकी हरकतें देखकर उसे शक हो गया कि शिप पर जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। वह सब बिना कुछ सोचे जेल सेक्शन की तरफ भागने लगे। वहीं जेल सेक्शन में हम बहुत सारे कैदियों को देखते हैं, जिन्हें पार्क के साथ ही सब कैदियों को आजाद कर रहे होते हैं। आजाद होते ही सबको समझ आ जाता है कि अब पूरे शिप पर सिर्फ पार्क का ही हुक्म चल रहा है। जब एक कैदी उसके फैसलों पर सवाल उठाने की कोशिश करने लगा, तब पार्क ने उसे एक ही झटके में उड़ा दिया। इसी बीच उन्होंने सबसे खतरनाक कैदी जिंग को भी आजाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ऑफिसर टीम शिप के कॉकपिट पर पहुंचा, वहां छुपे कुछ लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, अचानक उन सब ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अफरा तफरी के बीच ऑफिसर के बहुत सारे साथी मौके पर ही मारे गए, लेकिन ऑफिसर और उसके बाकी साथी किसी तरह करके मौके पर वहां छुप गए। सब हमलावरों की बची कुची गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इसलिए मौके पर एक हमलावर ने एक शिप वर्कर को पकड़ लिया। वो उसे इस्तेमाल करके बाकी सबको बंदी बनाने ही वाला था। तभी अचानक काइल ने उस पर छलांग लगा दी, जिससे उसकी गन उसके हाथ से गिर गई। इसी का फायदा उठाकर ऑफिसर ने तुरंत उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया। इसी बीच शिप चलाने वाला कर्मचारी गोली लगने की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसने ऑफिसर से कहा कि इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन पड़ा है, उसे इस्तेमाल करके कोरिया के कंट्रोलर से संपर्क किया जा सकता है। उधर अचानक मची हलचल और बाहर से आती आवाजों को सुनकर डॉक्टर डर से भागता हुआ सीधा नर्स के पास आ पहुंचा। उसने आते ही नर्स से कहा कि क्या उसे भी कुछ अजीब सुनाई दिया है। नर्स उस समय नशे में होती है, इसलिए उसे लगा कि शायद डॉक्टर मजाक कर रहा है। जब वह बाहर जाकर देखने की बात करती है, तब आगे से डॉक्टर उसे बाहर जाने से मना कर देता है। उन बेचारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब दर्दनाक मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उधर बेसमेंट में रखे गए रहस्यमयी आदमी, जिसका नाम अल्फा था, उसे समय पर इंजेक्शन न लगने और ऊपर से लाशों के टकराते हुए खून की गंध से अल्फा धीरे धीरे नींद से उठ जाता है। और यही वो मौत है जो सबको अपने जाल में फंसाकर मारने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ पार्क और उसके सब साथी इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं। वो रास्ते में आते हर एक वर्कर को कुत्ते की मौत सुलाते जा रहे थे। जैसे ही वो इंजन रूम में पहुंचे, वहां मौजूद उन्होंने किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। वहीं मौके पर ही उन्होंने शिप का मेन सैटेलाइट फोन भी फोड़ डाला, जिससे अब न तो कोरिया से कंट्रोलर कांटेक्ट कर सकता था और न ही शिप से कोई कांटेक्ट किया जा सकता था। एक आदमी जो घायल था, उसे वो मारने ही वाले थे। उसने कहा कि मेरे बिना ये शिप नहीं चल पाएगी, इसलिए अगर मैं मारा गया तो तुम लोग यहाँ फंस जाओगे। ये सुनते ही पार्क अपना चाकू लेकर उसका काम तमाम करने ही लगा था। अचानक उसी खतरनाक कैदी जिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हो गया। तभी अचानक ऊपर से ऑफिसर टिम वहां पहुंच गया। इससे पहले वो उन सबको खत्म करते, उस आदमी ने ऑफिसर टिम से कहा, तुम यहाँ गोली नहीं चला सकते, वरना शिप बंद हो जाएगी। यह मेन इंजन है। लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। सब एक दूसरे को पीटने लगते हैं। वहाँ मौजूद सब ने किसी को भी नहीं बख्शा। सब एक दूसरे को मौत की नींद सुलाते गए। इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही वो ऊपर आया, अचानक उसके सामने अल्फा आ पहुंचा, जो पूरी तरह गुस्से से जल रहा था। उसने उस आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वो उछलता हुआ सीधा दूर जा गिरा। गिरते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने सामने उसकी भयंकर मौत देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अल्फा धीरे धीरे सबकी तरफ देखता है, जैसे हर व्यक्ति को ध्यान से परख रहा हो। अगले ही पल उसने अपनी असाधारण ताकत दिखाना शुरू कर दी। जो भी उसके सामने आता गया, वो उसे मौत की नींद सुलाता जाता। कुछ ही देर में पूरा इंजन लाशों के ढेर और अफरा तफरी से भर गया। लोगों को समझ ही नहीं आता कि उसे रोका कैसे जाए। सब एक के बाद एक उसके आगे आते गए और सब बारी बारी वहीं पर ढेर होते गए। उसी दौरान ऑफिसर टिम उसे रोकने के लिए आगे आया, मगर अल्फा की ताकत के सामने उसकी कोशिश कमजोर पड़ गई। पार्क भी उस पर लगातार गोलियां चलाता रहा, मगर उन ढेर सारी गोलियों का असर अल्फा पर जरा भी नहीं हुआ। जैसे जैसे वो गोलियां उसके अंदर घुसती, उसके सब जख्म धीरे धीरे भरने लगे। ये देखकर सबको एहसास हो जाता है कि अल्फा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा दरिंदा है जिसके बारे में अब तक किसी को पूरी सच्चाई पता ही नहीं चली। शिप पर मौजूद अधिकांश लोग किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अल्फा का ध्यान अब भी पार्क
पर ही टिका हुआ था। पार्क अल्फा का सामना करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अल्फा की ताकत के सामने उसकी हर कोशिश कमजोर पड़ने लगी और देखते ही देखते पार्क मुकाबले से बाहर हो गया। तभी अल्फा ने एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा उठाया और अगले ही पल उसने पार्क के दोनों हाथों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यही नहीं, वो दरिंदा लगातार पार्क पर हथौड़े बरसाता गया, जिससे पार्क बेचारा वहीं पर ढेर हो गया। इस जेल से अपनी जान बचाने के चक्कर में खुद ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। अपने सामने पार्क की दर्दनाक मौत को देखकर ऑफिसर टिम के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले वो वहाँ कुछ समझ पाता, अचानक अल्फा ने उसे गले से पकड़ लिया। अब अल्फा लगभग उसे खत्म करने ही वाला था, तभी मौके पर आकर झिंग ने उसकी जान बचा ली। उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सामने खड़ी कायल उस पर लगातार गोलियां चलाती रही, मगर उसका शरीर इतना मजबूत था कि वो जलती हुई गोलियां भी उसका कुछ भी न बिगाड़ सकी। उसकी ताकत के सामने वो एक भी मिनट टिक नहीं पाए। इसी बीच झिंग ने अल्फा की छाती पर एक टैटू देखा, जिस पर एक खास नंबर लिखा हुआ था। लेकिन इससे पहले अल्फा उन्हें जान से मारता, वो सब किसी तरह करके वहाँ से भाग ही निकले। अल्फा उनका पीछा करता है, मगर तब तक उन्होंने बाहर का गेट बंद कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर ली सैटेलाइट से आखिरकार उस शिप की लोकेशन निकाल ही लेता है। जैसे ही उसने उन तस्वीरों को देखा, वहाँ फैला चारों तरफ खून देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि शिप पर हालात नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। अपने सामने ये सब देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इसी बीच उसके पास लगातार एक फोन आता रहा। पहले वो उसे इग्नोर करता रहता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसे फोन उठाना ही पड़ा। दूसरी तरफ उसका बॉस होता है, जो उसे जल्दी से जल्दी शिप पर पहुंचने और अल्फा को वापस लाने का आदेश देता है। लेकिन आगे से ऑफिसर ली उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वहां अगर वो गलती से भी चला गया तो शिप पर मौजूद दरिंदे कैदी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसका बॉस उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर अल्फा को मेरे पास न लाया गया तो उसके साथ साथ उसकी भी मौत तय है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम ऑफिसर ली के बॉस की छाती पर भी एक टैटू देखते हैं, जो ठीक वैसा ही था जो उस दिन जिंग ने अल्फा की छाती पर छपा हुआ देखा था। इससे साफ हो जाता है कि अल्फा इस पूरे राज का अकेला हिस्सा नहीं है। जैसे ही उसके बॉस ने अपना फोन काटा, ली गुस्से से फूट पड़ा, जिसकी वजह से उसने अपनी ताकत दिखाई और पास खड़े लोहे के खंभे पर जोरदार मुक्का मारा। मुक्का लगते ही उस खंभे का ट्रांसफार्मर बीच से टूट गया। इस हमले से यहाँ हमें उसकी असाधारण शक्ति का पता चल जाता है और ये भी समझ आता है कि वो भी आम इंसान नहीं है। उधर शिप के अंदर कैप्टन और उसका साथी दोनों डर के मारे वहाँ से बच निकलते हैं। कैप्टन जल्दी से रेस्क्यू बोट को नीचे उतारने की कोशिश करता है। इससे पहले वो वहाँ से भाग पाते, अचानक अल्फा उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही दोनों को दर्दनाक मौत के घाट सुला दिया। इसी बीच उसी नर्स को अपने केबिन के बाहर जोर जोर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें कैप्टन की थीं, जो दर्द से तड़प रहा था। बाहर देखने के लिए जैसे ही उसने एक खिड़की से बाहर देखा, तभी अल्फा ने अपना जोरदार हाथ निकाला और मौके पर ही उस बेचारी का गला वहीं पर फोड़ डाला। अपने सामने उसकी दर्दनाक मौत देखकर डॉक्टर की रूह कांप उठी। डर के मारे डॉक्टर वहां से भाग निकला। भागते भागते आगे उसका सामना ऑफिसर टिम से हो जाता है, जो काफी देर से उसे ढूंढ रहा होता है। टिम ने तुरंत उससे कहा कि मुझे सब बताओ, तुम अल्फा के बारे में क्या जानते हो। अब तक छुपा हुआ सच और ज्यादा देर छुप नहीं सकता था, इसलिए डॉक्टर को अल्फा और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ा। उसने कहा कि प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग में अल्फा कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, जहां साइंटिस्ट्स ने एक इंसान को सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की थी। उसको ज्यादा ताकत, तेज स्पीड और जानवर जैसी इंस्टिंक्ट्स दी गई थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया। फिर जब शिप के अंदर सब कुछ बिगड़ा, मतलब जब कैदियों के बीच हाथापाई शुरू हुई, तब अल्फा नींद से जाग गया। और मुझे भी इसलिए हर 6 घंटे बाद उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने को कहा गया था, क्योंकि अगर इंजेक्शन न दिया जाता तो वो इंसान नहीं बल्कि एक जानवर बन सकता था। और उसके बाद वो किसी को भी नहीं छोड़ता। जो कोई भी उसके सामने आता है वो उसका शिकार बन जाता है। मतलब अल्फा एक इंसान से बनाया गया मॉन्स्टर है, जो पूरी शिप के लिए मौत बन चुका है। इसी दौरान पता चलता है कि कई उनके साथी घायल हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उसका फर्स्ट एड किट बेसमेंट में रह गया है। ये सुनकर टिम फौरन फैसला करता है कि तुम लोग नीचे बेसमेंट से किट लेकर आओ, मैं ऊपर उस दरिंदे को ढूंढने जा रहा हूँ। उधर ऊपर कुछ कैदियों ने चालाकी से अपनी निगरानी कर रही ऑफिसर को काबू में कर लिया होता है, ताकि वो उसे अपने जाल में फंसाकर वहाँ से भाग सकें। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मौत उनके करीब आ चुकी है। उनकी हिफाजत के लिए 2 कैदी बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें बाहर से जोर जोर की टकराने की आवाजें आने लगी। जैसे ही एक कैदी डरते डरते दरवाजे के पास पहुंचा, अगले ही पल दरवाजा जोर से टूटकर उसके ऊपर जा गिरा। अल्फा ने जैसे ही अपने ताकतवर पैर उसके ऊपर रखे, वो दर्द से तड़पने लगा। उसने उसका मुंह अपने जोरदार पैर के नीचे दबा दिया, जिससे उसका सर वहीं पर कुचल गया। अपने सामने उसकी भयानक मौत देखकर सामने खड़े सब साथियों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जो लोग वहाँ थे वो उल्टे पैर वहाँ से भाग निकले, लेकिन पीछे वो बंधी हुई ऑफिसर फंस गई। अगले ही पल अल्फा ने उसे देख लिया और वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर और उसके साथी जब बेसमेंट तक पहुंचे, वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। जो लोग वहाँ जिंदा थे, सब लोगों को अल्फा ने चीर फाड़ कर रख दिया था। सबकी लाशें वहाँ ऐसे पड़ी हुई
थीं, जैसे किसी कचरे का ढेर हो। जिस जगह पर अल्फा को रखा गया था उसे देखते ही झिंग समझ गया कि जरूर यहाँ उसके साथ कोई न कोई गलत काम किया जा रहा था। इसी बीच डॉक्टर को अपनी फर्स्ट एड किट भी मिल गई। इससे पहले कि वहाँ एक बार फिर से अल्फा आता, उसने तुरंत घायल लोगों का इलाज शुरू कर दिया। इसी बीच कायल को वहाँ पड़ी एक फटी पुरानी फाइल मिलती है। उसमें 1943 के पुराने एक्सपेरिमेंट्स का सच छुपा होता है। फाइल में लिखा हुआ था कि कुछ सैनिकों और कैदियों पर खतरनाक टेस्ट किए गए ताकि उन्हें सुपर ह्यूमन बनाया जा सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और फेल होते ही सब नॉर्मल इंसान नहीं रहे। इसी फाइल से पता चलता है कि अल्फा भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का शिकार है और उसके अंदर इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा पावर है। यानी जिस मॉन्स्टर से सब डर रहे होते हैं उसकी असल कहानी उसी फाइल में छुपी हुई थी। जब ये लोग ध्यान से अल्फा की फाइल देखते हैं तो उन्हें पता चला कि अल्फा असल में 1943 का एक सोल्जर था। एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी बॉडी नॉर्मल इंसान की तरह बूढ़ी नहीं हुई, इसीलिए वो इतने सालों बाद भी जिंदा रहा। फाइल में ये भी लिखा होता है कि अल्फा सिर्फ एक मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि 1943 का वो इंसान था जो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से लगभग 80 साल तक जिंदा रहा। फिर हमें 1943 का फ्लैशबैक सीन दिखाया गया जहां अल्फा पर एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। साइंटिस्ट्स उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहे क्योंकि वो एक ऐसा सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे जो आम इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। अल्फा को बार बार इंजेक्शंस दिए गए, उसके जिस्म पर टेस्ट किए गए और उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह रखा गया। लेकिन एक दिन अल्फा को अचानक होश आ गया। गुस्से में आकर उसने वहां मौजूद सब वैज्ञानिकों और सैनिकों पर अंधाधुंध हमला कर दिया। उसने वहां किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। उस दिन से अल्फा सिर्फ एक इंसान नहीं रहा बल्कि एक ऐसा खतरनाक सुपर ह्यूमन बन गया जिससे हर कोई डरने लगा। और यही राज सालों तक छुपा रहा जब तक वो शिप पर दोबारा सामने नहीं आ गया। दूसरी तरफ ऑफिसर टिम जैसे ही ऊपर पहुंचा वहां उसे कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आया। उसके चारों तरफ सिर्फ अल्फा के हाथों कुचली लाशें ही पड़ी थीं। तभी कुछ लोग उसके सामने से अपनी जान बचाकर एक लिफ्ट में घुस गए, लेकिन तभी अचानक अल्फा ने अपने हाथ से उस आदमी को लिफ्ट से ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि अल्फा उस औरत को भी अपना शिकार बनाता, खुशकिस्मती से मौके पर ऑफिसर टिम वहां पहुंच गया। उसने अपना पूरा जोर लगाया और किसी तरह करके उसे लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। वो लिफ्ट अल्फा का जोर झेल न सकी और टूटती हुई सीधा नीचे जा गिरी। टकराव की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी गूंज शिप की बेसमेंट में मौजूद सब लोगों के कानों तक जा पहुंची। उस लिफ्ट के गिरते ही ऑफिसर टिम समझ गया कि अल्फा मारा जा चुका है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तब वहां अल्फा जिंदा खड़ा था। उसे देखते ही उसकी रूह कांप उठी। अब उसे समझ आ गया कि अल्फा को कभी भी नहीं मारा जा सकता। इससे पहले कि अल्फा उन तक पहुंचता वो तुरंत उस औरत को घसीटते हुए वहां से भाग निकला। उधर ऑफिसर ली अपनी पूरी टीम के साथ उस शिप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। शिप तक जाने से पहले वहां सब गार्ड्स अपने शरीर के अंदर एक इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे ही वो इंजेक्शन उन्हें लगा उनके अंदर अपने आप सुपर पावर बढ़ने लगी। मतलब यह वही इंजेक्शन था जिसे अल्फा को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। साफ था कि वो किसी आम मिशन के लिए नहीं आए थे। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर बचाते हुए उस औरत को लेकर सीधा शिप के मेन किचन के अंदर घुस जाते हैं। ऑफिसर ने तुरंत उसे किचन के फ्रीजर में छुपा दिया। इसी बीच अल्फा उनके पीछे वहां तक पहुंच गया। टिम उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाता गया, लेकिन उसे जरा भी खरोंच तक नहीं आई। मौके पर अल्फा ने उसे गले से पकड़ा और सीधे एक तिनके की तरह नीचे पटक दिया। खुशकिस्मती से जमीन पर एक चाकू गिरा था। उसने तुरंत वो चाकू उठाया और अगले ही पल उसके हाथ में कसकर घोंप दिया, लेकिन चाकू से वो दरिंदा खत्म होने वाला नहीं था। टिम ने अपने दांतों से उसका हाथ जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, मगर उसकी वो कोशिश बेकार चली गई। वो दरिंदा उसे लगातार कुत्ते की तरह मारता गया। अपने सामने टिम को ढेर होता देख फ्रीजर में छुपी उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि अगला नंबर उसका है, मगर आखिरी सांस तक टिम ने हार नहीं मानी। उसने पूरा जोर लगाकर आखिरकार उसकी बांह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही अल्फा का कटा हुआ हाथ नीचे गिरा, अगले ही पल उसने उसे इतनी जोर की लात मारी कि मौके पर ही उसकी गर्दन ऐसे टूट गई जैसे किसी मुर्गी की गर्दन टूटती है। गर्दन टूटते ही ऑफिसर टिम आखिरकार अपनी जान की बाजी हार ही गया। टिम की भयानक मौत देखकर फ्रीजर में छुपी औरत ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी आवाज मौके पर अल्फा ने सुन ली। उस आवाज का पीछा करते हुए वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अल्फा अंदर आया वो औरत वहां पर नहीं थी। दरअसल वो वहां पड़ी लाशों के बीच छुप गई थी। जापानियों के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से अल्फा अपनी आंखों से देख तो नहीं सकता था, लेकिन इसके बदले उसकी सुनने की शक्ति, सूंघने की ताकत और एहसास करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो वहां अपने शिकार का पता लगाने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वो उसे अपना शिकार बनाता, अचानक बाहर से हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंज उठी जो शिप तक पहुंच चुका था। अल्फा का ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है। उस औरत की खुशकिस्मती थी कि अल्फा वहां से चला गया। अपनी जान बचती देखकर उसने सुकून की सांस ली, मगर उसे क्या पता खतरा अभी टला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर ली अपनी टीम के साथ शिप के अंदर घुस चुका था। अंदर आते ही उनके चारों तरफ फैली हुई तबाही का मंजर देखकर उसे अंदाजा हो गया कि अल्फा अपनी नींद से जाग चुका है। हर तरफ खून की बारिश देखकर वो सब वहां घबरा गए। पूरी शिप में सब गार्ड्स कोना कोना छान डालते हैं, मगर उन्हें वहां न तो जिंदा कैदी मिला और न ही कोई गार्ड। इसी बीच फ्रीजर से बचकर निकली वही महिला कैदी घबराई हुई उनके पास आ जाती है। उसने सबसे कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो, नहीं तो सब मारे जाओगे। मगर
मगर अगले ही पल ऑफिसर ली ने बिना सोचे उसे गोली से भून डाला। गोली की आवाज सुनकर बाकी बचे लोग उनके सामने आ गए। अपने सामने उस औरत की मौत का दृश्य देखते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जान बचाने आए लोग भी उतने ही खतरनाक हैं जितना शिप पर मौजूद अल्फा है। बिना सोचे कायल ने उन पर अपनी गन तान दी और कहा कि अगर जिंदा रहना है तो अपने हथियार डाल दो, लेकिन सामने खड़े सिक्योरिटी वालों ने उसकी एक भी न सुनी और अगले ही पल ऑफिसर ली ने उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया। इससे पहले कि ऑफिसर ली बाकी लोगों को मारता, अचानक जिंग उनके सामने आ गया। उसने एक के बाद एक वहाँ खड़े सब गार्ड्स को कुत्ते की मौत सुला दी। इसी बीच ऑफिसर ली ने उसे पकड़ लिया। वो उससे पूछने लगा कि तुम हो कौन, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आई कैसे, लेकिन आगे से जिंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया। गुस्से से ऑफिसर ली ने उसे झकड़ लिया जिससे उसके कपड़े फट गए। कपड़े फटते ही उसकी छाती पर उसे वही रहस्यमयी निशान दिखाई दिया जो अल्फा के शरीर पर छपा हुआ था। मतलब इस जेल में मौजूद सबसे खतरनाक कैदी जिंग भी कोई आम इंसान नहीं है, वो भी एक सुपर ह्यूमन है जिसके शरीर के अंदर अल्फा की तरह ताकत है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिंग का कनेक्शन उस सीक्रेट कंपनी और पुराने एक्सपेरिमेंट्स के राज से था। उसने कुछ ऐसी चीजें जान ली थीं जो अगर बाहर निकल जाती तो उनका ये एक्सपेरिमेंट बंद हो सकता था। इसीलिए कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। बाहर से वो एक खतरनाक अपराधी लगता था, लेकिन असल में उसके पास ऐसे राज थे जिन्हें छुपाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। एक दिन कुछ गुंडे उसे मारने के लिए आ पहुंचे। उन गुंडों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो उनके सामने टिक नहीं पाया, जिससे वो वहीं पर मारा गया। ऑफिसर ली उस पर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए उसकी डेड बॉडी लैब में ले गया, जहां उस पर वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन जब उस पर वो एक्सपेरिमेंट हुआ तब उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो गईं, जिससे सब साइंटिस्ट्स ने समझा कि वो मर चुका है। इसलिए सब लाशों को छुपाने के लिए एक ऐसी जगह लाया गया जहां बहुत सारे सुअर थे। सब लाशों को सुअरों के सामने छोड़कर उन पर एक ऐसी चीज डाली गई जिससे सब सुअर उन्हें अपना खाना समझकर खा सकें। लेकिन खुशकिस्मती से लाशों के बीच उसे होश आ गया, मतलब वो अभी भी जिंदा था। उसने वहां मौजूद किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इसलिए जिंदा था क्योंकि जब लैब में उसकी सांसें बंद हुई थीं, तब पहले ही एक्सपेरिमेंट की वजह से वो सुपर ह्यूमन बन चुका था। इसी वजह से वो इतने समय से जिंदा था। बदकिस्मती से एक दिन ऑफिसर ली को उसके जिंदा होने की खबर मिल गई। खबर मिलते ही उसने उसका ठिकाना ढूंढ निकाला। उसके घर पर जिंग तो उसे मिला नहीं, इसलिए उसने उसकी जगह उसका पूरा परिवार, जिसमें उसका छोटा बेटा भी था, सबको मौत की नींद सुला दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि जिंग गुस्सा ही शिप में इसलिए था ताकि वो अपने साथ हुए हर जुल्म और अपने परिवार का बदला ले सके। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ जिंग ऑफिसर ली के ठीक सामने खड़ा था। तभी अचानक अल्फा वहाँ आ कूदा। ऑफिसर ली की पूरी टीम देखते ही उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी, लेकिन उन गोलियों का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। अब अल्फा और जिंग दोनों वहाँ मौजूद सबको एक के बाद एक मौत के घाट उतारते जा रहे थे। वहीं उधर डॉक्टर किसी तरह करके वहाँ से बाहर भाग निकलता है। अपने सामने खड़ा हेलीकॉप्टर देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। डॉक्टर ने जाकर सीधे पायलट को गन पॉइंट पर लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाने को कहा, लेकिन तभी आगे से उस पायलट ने उन्हें वहीं पर भून डाला। अब शिप पर हालात पूरी तरह बदल चुके थे। आम लोग लगभग गायब हो चुके थे। अब जंग के मैदान में सिर्फ वही लोग बचे थे जो असाधारण शक्तियों से जुड़े थे। वहीं शिप के अंदर अभी भी जंग लगी हुई थी। अल्फा सीधे ली पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार ली के शरीर पर अल्फा से 2 गुना ताकत थी। उसने एक ही झटके में अल्फा को ढेर कर डाला। इससे पहले कि अल्फा अपने पैरों पर खड़ा होता, ली ने चाकू उठाकर बेरहमी से उसका गला काट डाला और आखिरकार शिप पर मौजूद सबसे खतरनाक मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। समंदर के बीचों बीच अब सिर्फ जिंग और ली ही बचे थे। तभी दोनों के बीच मौत का खेल शुरू हो गया। ली जिंग को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिंग भी किसी से कम नहीं था। उसके परिवार का बदला अभी बाकी था। वो लगातार ली को खत्म करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी पावर के सामने जिंग टिक नहीं पाया। इससे पहले कि ली उसे खत्म करता, उसने आखिरी बार कहा, पापा, वो तुम्हारा बच्चा था। ये सुनते ही जिंग के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक के बाद एक वो ली के अंदर लगातार चाकू घोंपता गया, जिससे ली कमजोर पड़ने लगा। जिंग ने पूरे जोर से उसे ऐसी लात मारी कि वो सीधा उड़ता हुआ समंदर के बीच जा गिरा। जिंग भी उसके साथ नीचे कूद पड़ा। उसने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसने अपने बेटे और पत्नी का बदला नहीं ले लिया। जब आखिर में उसकी सांसें खत्म हुई, तब उसने उसे पानी के अंदर ही मछलियों का खाना बना डाला। अगली सुबह हम ली के बॉस को देखते हैं, जो एक सुनसान आइलैंड पर ली के पुराने एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा शुरू कर चुका होता है। उसी दौरान वहाँ एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिंग का वही मासूम बेटा था, जिसे ली ने मार दिया था। लेकिन हकीकत में उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसने उसे इसलिए जिंदा रखा क्योंकि उस बच्चे में भी जिंग जैसी सुपर पावर थी। ली उसे लेकर सीधा अपने बॉस के पास ले गया था। दरअसल उसका बॉस भी 1943 के जापानी एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था, जिसमें अल्फा और ली का बॉस
बॉस दोनों को सुपर पावर मिली थी। मतलब ली का बॉस अब भी जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखना चाहता है और बच्चों को इन सुपर पावर के साथ एक नई दुनिया बनाना चाहता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिंग समंदर की लहरों को चीरते हुए जिंदा सलामत एक आइलैंड के किनारे तक पहुंच चुका था। अब क्या जिंग अपने बेटे को उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट से बचा पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।